Assalamu alaikum, good morning. Everybody, good morning. Welcome to Jio Pakistan with Humayun Abdullah here. I can sense your excitement. Because Islamabad United won again. Yes. मतलब कि ये एक जीत की जो लहर है, आपको पता है मेरा दिल तो हमेशा इस्लामाबाद के साथ ही होता है. But I also am for other teams as well. लेकिन फिर इस्लामाबाद जब खेलने आता है और क्या ज़बरदस्त खेलता है और फिर जीत भी जाता है, तो हम क्या कर सकते हैं? अच्छा भाई, अफसोस और हमदर्दियाँ, मैं तो कराची वाला हूँ, चूँकि कराची में रहता हूँ. एट द सेम टाइम जब लाहौर और कराची का मैच हो रहा है तो मैं 100% लाहौर का लंदर सपोर्टर होता हूँ. लेकिन अदरवाइज आई कैन सपोर्ट कराची एज वेल सिंस वी लिव हियर. लेकिन बाबर आजम भी उनके कुछ काम नहीं आ पा रहा है. ये बड़ी अफसोस और हैरत की बात है. He did great, लेकिन he could not help the team itself. लेकिन मैं यहाँ ये भी क्लैरिफाई करना चाहती हूँ कि जीतता कोई भी ना तो मैं इसी तरह खुशी मनाती. कल कराची भी जीत जाता तो मैं कहती भाई हम तो कराची में रहते हैं, वी आर वेरी हैप्पी फॉर कराची. तो इसलिए ऑल द टीम्स आर पाकिस्तान की टीम, सो यू कैन बी हैप्पी फॉर एनीवन. अच्छा, कुछ बहुत सारे वैसे तो मोमेंट्स होते हैं जो आप बाद में देखें तो आप ज़रा एंटरटेन होते हैं और ज़रा उस पर तज्ज़िया भी हो सकता है, बात भी हो सकती है. इन्हीं में से एक ऐसा लम्हा हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं कल के मैचेस में से. ओके, कल ये जी कैच ड्रॉप हुआ और वसीम अकरम का रिएक्शन उनका बस नहीं चल रहा है. मैं पहुंचूं उधर और उसको जरा हाथों से समझाऊंगी ये होता क्या है. और वैसे I can only imagine वो कह रहे हैं कि दोनों एक हाथ यूं रखा हुआ, एक हाथ यूं रखा हुआ. Basically this is what he is trying to certainly say. It is very evident, it is very clear. ये टेक्निक I think बता रहे हैं. टेक्निक के मतलब है कि इस तरह से कौन कैच पकड़ सकता है. वैसे बात तो दुरुस्त है. अच्छा जी, इसके अलावा बहुत सी बातें हैं, लेकिन एक बात जो हम काफ़ी दिन से करना चाह रहे हैं और वो बात ये है कि हमारे यहाँ अब जैसे जैसे सेंसिटिविटी बढ़ रही है. पहले बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जिसके बारे में शायद वो रिएक्शन नहीं आता था या उनको मायूब नहीं समझा जाता था. लेकिन अब विद पैसेज ऑफ टाइम अब लोगों को एहसास होता जा रहा है कि बहुत सी बातें जो पहले ओके थी अब नॉट सो ओके हैं. जैसे इन्हीं में से एक टर्म है जो कि हम ट्रांसजेंडर्स के लिए अरसे से इस्तेमाल करते आए हैं. और किसी की भी तज़हीक करना अगर मतलूब हो, पर्टिकुलरली आदमियों की या किसी और मौके पर किसी भी इंसान की, तो उसको कह दिया जाता है खुसरा. ऑलराइट, सो पिछले दिनों कुछ इंसिडेंट्स हुए, जैसे कि हमारी फेमस एक्ट्रेस मॉडल हैं ईमान अली. उनके एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मैं अपने आप को देखती हूँ तो कभी कभी लगता है कि खुसरा लग रही हूँ. ठीक. इसके अलावा फिरदौस आशिक आवान साहिबा रिस्पेक्टेबल, उन्होंने कहा कि किस किस्म का खुसरा मर्द है. वो आपको पता है कि उनका जो सारी लड़ाई हुई थी. तो कहना ये था कि ट्रांसजेंडर्स कम्युनिटी के हुकूक की जब बात करते हैं हम तो वी हैव कम अ लॉन्ग वे. तो अब इस टर्म का इस्तेमाल भी बंद होना चाहिए, पर्टिकुलरली जब किसी की तज़हीक करना मतलूब हो. बात यह है कि अगर कोई अनइन्फॉर्म्ड हो, अनपढ़ हो, उसको नहीं पता कि दुनिया किस तरह बदलती जा रही है और उसके मुंह से अभी भी अल्फाज निकल जाएं तो फिर भी आप जाने देंगे. लेकिन दीज आर पब्लिक फिगर्स दैट वी आर टॉकिंग अबाउट. इनके मुंह से जो अल्फाज निकलते हैं ना, उसका एक और इफेक्ट होता है. खासतौर पे ईमान अली, मतलब एक तो प्लीज़ अपना सेल्फ इस्टीम थोड़ा सा बढ़ाएं, क्योंकि आप माशाल्लाह काफ़ी खूबसूरत हैं. पिछले 25 सालों से तो आप काम कर रही हैं और बड़ी खूबसूरत हैं. तो वाई आर यू पुटिंग another whole entire community down अपने आप को बुरा कहने में? आपने अपने आप को बुरा कहना है, और भी बड़े लफ्ज़ हैं, लेकिन उस कम्युनिटी को क्यों आप डाउन कर रही हैं? देन ऑफ कोर्स द सेम गोज फॉर डॉक्टर साहिबा एज वेल. इफ़ यू आर इन्फॉर्म विच यू आर अ पब्लिक फिगर. प्लीज़ आप ऐसे अल्फा, आपको देख के तो लोग सीखेंगे. तो प्लीज़ इन फ्यूचर हम यही आपको एडवाइस करेंगे. मतलब कि थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए कि जब किसी की तज़हीक करना, जब किसी की बेइज्जती करना हो तो चलें जी उसको खुसरा कह दें. अच्छा, अब हम मेरा ख्याल है कि we have stated our point here. 10 चीज़ें होती हैं वो अमर हो जाती हैं और उन्हीं में से एक ये कलाम भी है इंशा जी का. That is true, लेकिन we'll come to that later, क्योंकि पहले पंजाब बजट की हम बात कर लें और आपको बताएं कि पंजाब के आइंदा माली साल 2021-2022 के लिए 2653 अरब रुपए का बजट पेश कर दिया गया है. नए माली साल का बजट गुज़िश्ता साल की निस्बत 18% ज़्यादा है और बजट में सेहत के लिए मजमूई तौर पर आपको बताएं 369 अरब रुपए और तरक्याती प्रोग्राम के लिए 560 अरब रखे गए हैं. तालीमी बजट 13% बढ़ाकर 442 अरब रुपए कर दिया गया है. वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने बजट को तारीख साज करार दिया. जो मुलाजमीन की तनख्वाहें थी 1 से 19 ग्रेड तक डिस्पैरिटी अलाउंस के तहत उनमें 25% का इजाफा किया गया है. इसके अलावा 10%
अक्रॉस द बोर्ड तमाम मुलाजमीन की तनख्वाह बढ़ाई गई है और साउथ पंजाब खसूसी तौर पर जनूबी पंजाब के लिए 35% जो फंड्स थे उनको एलोकेट कर दिया गया और उनको रिंग फेंस कर दिया गया है। हम पहली दफ़ा हमने पंजाब के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट पैकेज मुतारफ़ कराया है जो कि 360 अरब से ज़ायद का है। ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा हुआ कि तमाम डिस्ट्रिक्ट्स को उनकी एलोकेशन के मुताबिक फंड्स मिलेंगे और पैसे एलोकेट हुए। बजट तकरीर के दौरान पंजाब असम्बली में शोर शराबा और एहतजाज जारी रहा। अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज ने बजट को नंबर्स का गोरखधंधा करार दिया। पंजाब का बजट पेश किया गया, ये पंजाब का बजट कम था, ये सिर्फ नंबर्स का गोरखधंधा था। इस कमर तोड़ महंगाई के दौर में जहाँ पर हर कीमत, चाहे वो आटे की हो, चाहे वो चीनी की हो, चाहे वो अद्वियात की हो, हमारे मुस्लिम लीग नून के दौर से डबल है। मुझे आप 20,000 में एक महीने का गरीब आदमी का बजट बना के दिखा दे, ये सरासर जुल्म है। फिर कहते हैं हम टैक्स फ्री बजट दे रहे हैं। हुकूमत और अपोजिशन में लफ्ज़ी गोलाबारी जारी है। अपने अपने आदाद शुमार और तहफ़्फ़ुज़ात पेश किए जा रहे हैं और बजट पेश होने के बाद मंजूर होना अगला मरहला है। अपोजिशन बजट में तब्दीलियां करवाने के लिए हुकूमत को टफ टाइम देने की पोजीशन में नज़र नहीं आ रही। हुकूमत जहांगीर तरीन ग्रुप समेत इत्तेहादियों के भरपूर ताउन के लिए पुरएतमाद है। अच्छा जी, इससे क्या सूरत हाल है? जाहिर है पहले हुकूमती मौक़िफ़ लेंगे, फिर अपोजिशन की बात भी सुनेंगे। हुकूमत से जानते हैं कि वो क्या कुछ प्रपोज कर रहे हैं और क्या वादे वईद किए जा रहे हैं इस दफ़ा बजट में। तो हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फिरदौस आशिक आवान साहिबा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा। हुकूमत पंजाब का बड़ा दावा था कि इस बार बजट बहुत ही अवाम दोस्त होगा। अब तक जो कुछ सामने आया है, आप ज़रा प्लीज़ गाइड करें उन लोगों के लिए जो इस वक्त हमें देख रहे हैं, कितना रिलीफ दिया है और गरीब के लिए क्या कुछ करने का इरादा है पंजाब हुकूमत का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप जानते हैं कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की क़यादत में वज़ीर ख़जाना पंजाब हाशम जवां बख्त ने जो अवामी फ़लाह बहबूद के साथ जुड़ा एक तरक्याती रोड मैप दी है, जिसके अंदर जो है वो 560 अरब रुपए के तरक्याती मंसूबे रखे गए हैं। ये पहला बजट है जो टैक्स फ्री बजट है, ये पहला बजट है जो गरीब दोस्त बजट है और मेहनत कश मज़दूर, दहकान, छोटे काश्तकार, किसान, सरकारी मुलाजमीन और सनत के शोबे के साथ जुड़े उन तमाम मज़दूरों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ का ये ज़ामन बजट है। और जब हम आवाम की मांगों की तर्जमानी करते हुए हेल्थ, एजुकेशन और सोशल सेक्टर समेत दीगर जो हमारे तरजीही मंसूबे हैं उस पर इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, तो अल्टीमेटली ये आवाम को रिलीफ़ देने की हिकमत अमली है। ये वो मरहम है जो साबका अदवार में नून लीग ने जो ज़ख़म दिए थे और ये सूबा कर्ज़ों के समंदर में गोते खाता रहा और 1200 अरब का ये सूबा खसारे में रहा। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने इमरान खान की विज़न के मुताबिक इस सूबे को तरक्की और खुशहाली की राह पे गामज़न कर दिया है। हमने वो चोर दरवाज़े भी बंद किए हैं, वो तमाम डाका ज़नी के जो तरीके थे उस पर भी कदगनें लगाई हैं और एक साफ शफाफ गवर्नेंस का मेकनिज़म इस बजट में मुतारफ़ कराया और अल्टीमेटली इसके बेनिफिशरी अवाम होंगे। इसलिए ये अवामी मफादात के साथ जुड़ा बेहतरीन बजट है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपसे ये भी पूछना चाहेंगे कि अभी बजट तो किसी ना किसी हाल में पेश हो गया, लेकिन एक बार फिर नज़र आ गया है कि पंजाब असेंबली में ऑपोजिशन आपको टफ टाइम देगी, तो लिहाजा उसके लिए आपको तैयार रहना होगा। अब आप इन के 2-4 बंदों से मुलाकातें करके सब कंट्रोल क्यों नहीं कर लेते? मतलब ये एक सजेशन है कि क्या शोर शराबे के कर रहे हैं मुलाकातें एक्चुअली, और जिसको अज़मा बुखारी साहिबा लोटों से मुलाकात से तशबीह भी कर रही हैं। अभी हम वैसे थोड़ी देर में बात करेंगे, लेकिन क्या शोर शराबे के बजाय इनसे बात कर लेना ऑब्वियसली ज़्यादा मुनासिब होगा? क्या ख्याल है आपका? एक ऐसा बजट हुकूमत सामने लेके आई जिसमें अपोजिशन को सियासत करने का हर हमने दरवाज़ा बंद किया। अपोजिशन को 440 वोल्ट का झटका लगा इस बजट से, और आपने देखा कि जैसे 11 kV की तारों से किसी को हाथ लगता है तो वो फिर होश खो बैठता है। आज अपोजिशन ने पंजाब असेंबली में
वो होश जो है वो उनके खोए हुए और बदहवासी का शिकार अपोजिशन जिस तरह सीटियाँ बजाती नज़र आई, जिस तरह जो है वो कापियाँ फाड़ के जहाज़ बना के उड़ाती नज़र आई, ये इस बात की निशानदेही करता है कि अपोजिशन को ये शदीद तरीन हुकूमत की तरफ से सरप्राइज़ मिला है। और उस अपोजिशन को हम ये कहना चाहते हैं कि आपके ये तमाम ओछे हथकंडे किसी काम नहीं आएंगे, क्योंकि हुकूमत ये तहैया कर चुकी है कि वो आवाम के मसाइल के तदारक के लिए लंगोटा कस के मैदान में आई है। तो मैं ये चाहूँगी कि वो टेबल टॉक पे आएँ, वो अवामी दुखों के मदावे के लिए अगर वाकई तौर पे कुछ करना चाहते हैं तो इस अवामी बजट में अपनी मुस्बत तजावीज़ दें। हुकूमत उनको रहनुमा असूल समझते हुए आपके साथ खड़ी होके अवाम के दुखों का मदावा करने के लिए हर जगह पे बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन दंगा मुश्ती, गुंडागर्दी और ये रंगबाजी और शोबाजी, इससे जो है आप इस बजट को नहीं रोक सकते। ये बजट इंशाल्लाह भारी अक्सरियत से पास होगा। चलें डॉक्टर साहबा, आपने बड़े खुले दिल का मुजाहरा करते हुए एक ऑफ़र दिए ऑपोजिशन को कि वो अपनी तजावीज़ दें, सजेशंस दें, उनको रहनुमा उसूल समझते हुए अच्छी तजावीज़ को इनकोपोरेट किया जाएगा। ये सजेशन तो आपकी पहुंच गई है हमारे तवस्सुत से, लेकिन एक और हिस्से की और क्या कहते हैं कुछ लोगों की या ग्रुप की बात कर लेते हैं। बजट पास कराने का वक्त आएगा सर्टनली, तो जहांगीर तरीन ग्रुप आपकी हिमायत करेगा, इसका आप लोग बारहा ऐलान करते रहे हैं, लेकिन क्या सेटलमेंट हुई है कुछ बताइए। FIA को तो अब उनकी गिरफ्तारी भी मतलूब नहीं है, उन्होंने अपनी जमानत की दरख्वास्त भी वापस ले ली है, और क्या कुछ माना जा रहा है? देखिए, जहांगीर तरीन ग्रुप जो है वो PTI का हरावल दस्ता है, PTI का ख़ानदान के अफराद हैं। PTI के नज़रिए के साथ उन्होंने जुड़ के इलेक्शन लड़ा है और PTI के नज़रिए की आबियारी के लिए वो डट के जम के इमरान खान की क़यादत में उस्मान बुज़दार, जिसको उन्होंने सूबे में कप्तान मुकर्रर किया, उसकी टीम का हिस्सा बन के उसके पीछे खड़े हैं और ग्राउंड के अंदर पुरअज़म अंदाज से खेल रहे हैं। तो लिहाजा ये जितने भी सियासी पंडित थे जिन्होंने ये पेशेनगोइयाँ की थी कि हुकूमत इस ग्रुप को किसी सूरत भी अपने साथ खड़ा नहीं कर पाएगी, आज उनका हुकूमती बेंचों पर बैठ के वज़ीर आला की क़यादत पे एतमाद का इज़हार करते हुए इस बजट को ओन करना, उनके तमाम जो दावे थे उनको मलिया मेट करने का बायस बना है। तो मैं समझती हूँ कि जो आवाम में से होता है वो आवाम को जवाबदेह होता है, और वो जहांगीर तरीन ग्रुप हो या दीगर अवामी नुमाइंदे, उन सब ने आवाम के सामने जवाबदेह होना है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर फिरदौस आशिक अमान, पुटिंग हर पॉइंट अक्रॉस व्हिच वी गॉट। थैंक यू सो मच। अब हम आप कह रहे थे ऑपोजिशन का भी कैसा हरावल दस्ता है वैसे। अगर इस तरह का हरावल दस्ता हो तो फिर फौज को होशियार रहना चाहिए। मतलब जो पीछे से दस्ता आके कहे कि जी हम सबसे पहले ही होंगे और फिर एक नाम उनको देना पड़ जाए। बट एनीवे, ऑपोजिशन का मौक़िफ़ भी लेते हैं रिगार्डिंग दिस बजट, और अज़मा बुखारी रहनुमा मुस्लिम लीग नून हमारे साथ है। अज़मा, हुकूमत ने बजट पेश कर दिया, ऑपोजिशन ने हस्बे रवायत बगैर सुने ही मुस्तरद कर दिया, तो मुख्तसरन अगर आप बता दें कि बड़ा एतराज़ क्या है? जी बहुत शुक्रिया। एतराज़ तो बहुत से हैं, और पहला एतराज़ तो ये है कि वो चीनी चोर माफिया का सरबराह जिसने खुद ही अपनी मिलों को सब्सिडी देता है और चीनी जो है उसकी कीमत में आज इतना इजाफा हो चुका है कि वो वापस नहीं आ रहा, उसने हमारा बजट पेश किया है। और जो आटा चोरी का एक स्कैंडल था उसका आज तक बाहर समझ में नहीं आया, उसका पता नहीं चला। और मैं बजट स्पीच नहीं खोल रही, अभी मैं सिर्फ आपको ये हमारी स्पीच की कॉपी है, इसका सिर्फ आपको फ्रंट दिखा रही हूँ। ये फ्रंट में देखिए, ये वो आटा है, ये वो गंदम है जो चोरी हो गई इस पंजाब के अवाम की, उसको नहीं मिला आटा। ये हमारा जो है वो हेल्थ कार्ड था जिसके ऊपर अपना झंडा बना दिया, और आपको याद है इमरान खान साहब इसके ऊपर क्या क्या लफ्ज बोलते थे, मैं बोलना नहीं चाहती। और ये डैम जो है, कोई एक डैम उन्होंने नहीं बनाया, मुझे समझ नहीं आई क्यों बनाया गया। ये कोरोना वैक्सीन आप देख रहे हैं साइड पे, ये कोरोना वैक्सीन जो है इसकी तस्वीर भी बना दी, और ये कोरोना वैक्सीन पंजाब में 1 रुपए की वैक्सीन जो है वो हमें पंजाब के पैसों से नहीं लगी, वो खैरात के पैसों से अभी तक हमें मिल रही है। और ये पनाहगाह है, और ये पनाहगाह जो है सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का प्रोजेक्ट है जिस पर नए रंग रोगन कर दिए हैं। और ये वो बच्चियां हैं कि जो इन सब के चेहरे देख लीजिए बच्चियों के, कि वो बता रहे हैं कि पंजाब की असल सूरत हाल क्या है। तो एतराज तो बहुत सारे हैं, और एतराजात इंशाल्लाह
अपोजिशन लीडर साहब भी अपनी स्पीच में जो है वो मोहम्मद शहबाज साहब करेंगे, लेकिन मैंने आपको ये समझा दिया और दिखा दिया कि इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि इनका विजन और इनका जो आज तक इन्होंने पंजाब के अंदर जो है वो सवाए आटा चीनी चोरी करने के और आम आदमी को जो है भूखों मारने के और कुछ नहीं किया। साहब, आपकी एक्सप्लेनेशन से तो मुझे स्कूल का ज़माना याद आ गया जिसमें हमें वो पिक्चर डिस्क्रिप्शन का एक क्वेश्चन दिया जाता था। एनी हाउ वी विल मूव ऑन एंड टॉक अबाउट बजट मोर। ये बताइएगा कि इस बजट की ज़ाहिर है मुस्लिम लीग नून बड़ी मुखालफत कर ले, शोर शराबा मचा ले, लेकिन ये रुकवा तो नहीं सकते। अब आपसे तो अपेरेंटली अपने पार्लियामानी इजलास में मेंबर्स पूरे नहीं होते और फिर आप ये भी कहते हैं जो आपके मेंबर्स उनसे मुलाकातें कर रहे हैं कि लोटों से मुलाकातें कर रहे हैं, आप लोग सबको इकट्ठा करने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन अपेरेंटली वो कोशिशें कुछ कामयाब नहीं हैं। तो बजट में कैसे तब्दीलियाँ कराएंगे? देखिए, ऑपोजिशन जो है वो उसका काम बजट में तब्दीली कराना नहीं होता। हमारा काम इनकी गलतियां जो है वो पॉइंट आउट करना है और वो हम करेंगे, लेकिन हमें आप छोड़िए, हमें गिनने की जरूरत नहीं है। बिल जो है, ये मनी बिल जो है, ये गवर्नमेंट को पास कराना है। सो उनकी तरफ देखिए कि वो कल तक जहांगीर तरीन ग्रुप जो ब्लैकमेलर था, आज उनसे जो है वो बहुत अच्छे हैं, उनको खाने वाने खिलाए जा रहे हैं। हमारे 5-6 लोटे ये लिए फिर रहे हैं, उनको जो है वो उनके थ्रू इन्हें बजट पास कराना है। और जितने अपने 5-7 और इनके अंदर ग्रुप बने हुए थे पीटीआई के अंदर, उन सबको जो है वो तरक्याती फंड्स के नाम पर सियासी रिश्वत देकर जो है वो उनके मुंह बंद करके बजट पास कराने की कोशिश की जा रही है। तो ये है असलियत तहरीक इंसाफ की हुकूमत की, गुड गवर्नेंस की, इनकी मेरिट की, और जो सियासी करप्शन जिसमें इमरान खान साहब का करते थे कि अरबों रुपए के जो तरक्याती फंड है वो पंजाब के टैक्स पेयर का, मेरे टैक्स पेयर का पैसा जो है वो अपनी सियासी रिश्वत के तौर पर अपने एमपीएस के मुंह में डालकर बजट पास कराया जाएगा। सो इसका यकीनन आने वाले दिनों में इसका हिसाब भी होगा। चलिए, अभी इनसे कोई हिसाब नहीं ले रहा, लेकिन हिसाब का एक दिन तो आता है ना, वो तो आएगा। अच्छा अज़मा, हुकूमत को दबाव में लाने का एक तरीका तो ये भी है कि उनके नाराज़ लोग जैसे कि जहांगीर तरीन ग्रुप जो है इनको इंगेज किया जाए, और इसके लिए मुस्लिम लीग नून तैयार नहीं है। तो फिर ये उम्मीद भी कैसे है कि हुकूमत अपोजिशन की कोई भी बात मानेगी? देखिए, ना माने, अगर अपोजिशन जो है वो ये कह रही है कि चीनी जो है वो सिर्फ मुस्लिम लीग नून के जो इलाके हैं जहां हम जीते हैं वहां पर चीनी जो है वो आप सस्ती कर दें, बाकी जगहों पर महंगी रहने दें, हमारा अपना तो कोई इसके अंदर मफाद नहीं है। हम कह रहे हैं कि जो आपने माफियाज पाले हुए हैं, जो आपकी कैबिनेट के अंदर माफियाज बैठे हुए हैं, और जब जहांगीर तरीन ग्रुप को एनआरओ मिल गया है भाई, तो उसके बाद मतलब मैं नहीं समझती कि आपको ये सवाल मुझसे पूछना चाहिए। अली जफर साहब जो है वो थानेदार हैं जहांगीर तरीन के, जो है वो केस की, और वो खुद इनको क्लीन चिट दे देते हैं। तो फिर हमारे केसेस मेरे हवाले कर दीजिए, मैं भी वकील हूँ, मैं जो है वो अपनी पार्टी के जो हमारे लीडरान हैं उनकी रिपोर्ट मैं बना के मैं भी उनको क्लीन चिट दे देती हूँ, और हमें तो खैर क्लीन चिटें अदालतें भी दे रही हैं। और ये इनके लिए सोचने का मुकाम है। कल तक जो ब्लैकमेलर्स थे उनके साथ आज बैठे हुए हैं, जो जिन एमएनएस को उन्होंने गालियां दी थी जब इनको एतमाद का वोट चाहिए था, और जब वो सेनेट में ये हार गए थे तब वो जो है वो बहुत बुरे होते थे। तो इनका ना कोई इखलाकी मेयार है, ना कोई जो है वो सकाफती मेयार है, ना कोई सियासी मेयार है। बस ये वो, मैं इसके ऊपर एक शेर है इसकी हुकूमत के ऊपर कि ना इंजन की खूबी ना कमाले ड्राइवर, चली जा रही है खुदा के सहारे। ऑलराइट जी, वी गॉट योर पॉइंट। थैंक यू सो मच। असमा बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद। आवाम की भरपूर फरमाइश पर एक हमने सेगमेंट तरतीब दिया है, और हमें बहुत दिन से लिखा जा रहा था, पर्टिकुलरली ऑल दोज पीपल जो कि बाहर के मुल्कों में पाकिस्तान के लिए खिदमात अंजाम देते हैं, या तो वहाँ मजदूरी कर रहे हैं, यहाँ किसी और जगह नौकरी कर रहे हैं, या फिर वहाँ पर उनके कारोबार हैं। और ज़्यादातर आपको पता है पाकिस्तानी या तो मिडल ईस्ट में हैं या सऊदी अरेबिया में मकीम हैं, और दुनिया के दीगर ममालिक में भी हैं। और पर्टिकुलरली सऊदी अरेबिया में काम करने वाले मजदूरों और एम्प्लॉइज़ की तरफ से ये मुतालबा था। कल बैरून मुल्क जो काम करने वाले पाकिस्तानी इस्लामाबाद में एहतजाज भी करते रहे कि ज़्यादातर इनकी उम्रें हैं 40 साल से कम, और इनके जो एम्प्लॉयर ममालिक हैं वो साइनोवैक या साइनोफार्म को वैक्सीनेटेड होना तसव्वुर नहीं कर रहे हैं। तो इन लोगों को 40 साल से पहले एस्ट्राजेनेका भी नहीं लगाई जा रही, और फाइजर तो ज़ाहिर है अवेलेबल है ही नहीं नॉर्मल लोगों के लिए जिनके साथ कोई मेडिकल इशू ना हो। तो ये लोग क्या करें, क्योंकि अब इनके अकामे, इनके वर्किंग वीज़ास
एक्सपायर हो रहे हैं और इनमें से बहुत बड़ा वो तबका है, पर्टिकुलरली सर्दर्न पंजाब की बात करें, बहुत ज़्यादा लोग वहाँ से जाते हैं बाहर के ममालिक में नौकरियाँ करने, काम करने के लिए, तो एक बड़ा मौशी बहरान पैदा हो सकता है। तो डॉक्टर फैसल सुल्तान हमें ज्वाइन कर रहे हैं बराह रास्त इस वक्त, उनसे ज़रा इस मामले पर तफसील से जानते हैं। डॉक्टर साहब, आपके भी आई एम श्योर नॉलेज में होगा, लेकिन अब ये लोग वाकई परेशान हैं क्योंकि बहुत से लोग दे डेस्परेटली वांट टू गो बैक बट दे कांट, क्योंकि उनके जो एम्प्लॉयर ममालिक हैं या उनकी जो एम्प्लॉयर कंपनियां हैं वो साइनोवैक या साइनोफार्म के साथ उन्हें एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। जी बहुत शुक्रिया। मामला कुछ ऐसे है कि कुछ ममालिक खुसूसन सऊदी अरब में वो उन्होंने एक लिस्ट शाया की है जो वैक्सीन्स वो मानेंगे। उसमें ये जो हमारी वैक्सीन्स यूज़ हो रही हैं ज़्यादातर, उसमें एस्ट्राजेनेका और फाइज़र का सिर्फ जिक्र है। जो साइनोवैक और साइनोफार्म है, हालांकि वो आलमी इदारा सेहत से मंजूर शुदा हैं, उनकी मंजूर शुदा लिस्ट में हैं, लेकिन फ़िलहाल अभी तक उन्होंने सऊदी अथॉरिटीज़ ने उनको एक्सेप्ट नहीं किया। इसका नतीजा ये है कि जो लोग जॉब पर जा रहे हैं उनको वहाँ जाके क्वारंटीन करना पड़ता है अगर वो उनकी मंजूर शुदा यानी सऊदी मंजूर शुदा वैक्सीन ना लगी हो, और वो जो क्वारंटीन है वो इतना महंगा सिलसिला है कि आम जो वर्कर है उसकी दस्तरस से बाहर है। तो मेन मसला ये है, जा सकते हैं लेकिन उनको जाहिर है वहाँ बहुत ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है। अच्छा, अब इस सिलसिले में जैसे आपने बताया कि जो 2 वैक्सीन पाकिस्तान में एक हद तक मौजूद हैं, उनमें एक फाइज़र है जो कि बहुत महदूद तादाद में, और दूसरी एस्ट्राजेनेका है। तो एस्ट्राजेनेका में जो चैलेंज था वो ये कि हमने 40 साल से कम लोगों को वो ऑथराइज नहीं की थी, क्योंकि बाहर कुछ बहुत ही रेयर केसेस थे, लेकिन थे खुसूसन ख़वातीन में ऑफ ब्लड क्लॉट्स। तो अब हमने इस चीज़ को एनालाइज करके और इस सूरत हाल के पेश नज़र इसको आज इंशाल्लाह ये अनाउंस हो जाएगा कि जो 18 से ज़्यादा साल के लोग हैं मर्द, वो एस्ट्राजेनेका भी लगवा पाएंगे। तो ये मसला तो हल हो जाएगा, और इवन ख़वातीन के लिए हमने एक नहीं, तो डॉक्टर साहब उन्हें कोई अपना एम्प्लॉयर सर्टिफिकेट देना होगा, उन्हें कोई नाइकॉप दिखाना होगा, किस तरह से? इस तरह तो फिर बहुत बड़ी तादाद नॉर्मल रेजिडेंट्स की आ जाएगी एस्ट्राजेनेका लगवाने के लिए। क्योंकि जब आप जाते हैं वैक्सीनेशन, खासतौर पे जब आपने खरीदी ना हो एंड आप हुकूमती उन जगहों पे जा रहे हैं, यू कैन नॉट चूज कि आप क्या वैक्सीन लगाएंगे। कहा भी यही जा रहा है कि जी जो वैक्सीन अवेलेबल है आपको वही लगेगी। तो यहाँ तो मसला और है, यहाँ तो आपको चूज करके बताना पड़ेगा कि दिस इज द वैक्सीन आई वांट। जी, इसमें जो जैसे आपको मालूम होगा कि शुरू में भी जब अभी ये एज रेंजेस की वैक्सीन नहीं शुरू हुई थी, तो जिन लोगों को खुसूसन अर्जेंटली या प्रायोरिटी पे ज़रूरत थी उनको हमने इजाज़त दी थी। अगर आप याद कीजिए तो मिसाल के तौर पे जब अभी लेट्स से 20 साल का एक शख्स था, उसकी वैक्सीनेशन वॉक इन नहीं शुरू हुई थी, बल्कि इवन स्केड्यूल के ज़रिए नहीं शुरू हुई थी, तो हमने ये इजाज़त दी थी कि अगर आप अपना वो रेलेवेंट डॉक्यूमेंटेशन दिखा दें तो आपको ये लग सकती है। तो इस सूरत में ये एक फैसिलिटी का या इसको एक इस चीज़ को मुमकिन बनाने का एक रास्ता है। लेकिन जो असल इस चीज़ का लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है वो थोड़ा सा हटके है। वो ये है कि आलमी इदारा सेहत और चीनी अथॉरिटीज़ हमें मालूम है, और हम भी इस मामले में कुछ एंगेज किए हुए हैं अपने नॉर्मल डिप्लोमेटिक चैनल्स के थ्रू, ताकि ये वाज़ेह हो सके कि क्या वक्त के साथ जो सऊदी हुकाम हैं वो इसको जो दूसरी वैक्सीन हैं, जो मंजूर शुदा वैक्सीन है WHO की, क्या इसको वो कंसिडर करेंगे या नहीं। इस बारे में आपको बस इतना बताता चलूँ कि इस बारे में बहुत सीरियस और बराह रास्त जिसे कहते हैं एंगेजमेंट और गुफ्तगू जारी है। लेकिन जाहिर है वो तो सर्टेनली टाइम लेगा, और वी अप्रिशिएट द एफर्ट्स दैट यू गाइस आर मेकिंग। लेकिन अभी बता दें, मैं रियली आई वांट टू पुट दिस इन ब्लैक एंड वाइट, ऑल दोज वाचिंग अस राइट नाउ, वो लोग जो हमें देख रहे हैं, अगर वो अपना अकामा या कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट ले जाएं वैक्सीनेशन सेंटर में जो उनकी वहाँ पे काम की नौयत के बारे में बताता हो, तो क्या उन्हें 40 साल से कम, ज़ाहिर है एस्ट्राजेनेका ये अवेलेबल है, वो लग जाएगी, वो लगा देंगे? आज से आप ऑर्डर्स जारी कर देंगे? आज से हमने किया ही है, जिसको मैं वाज़ेह कर दूं, ये किया है कि कम से कम वो जो बंदिश थी, वो जो रिस्ट्रिक्शन थी 40 से नीचे के लिए मर्द हजरात के लिए, वो हमने रिमूव कर दिया। तो कम से कम एस्ट्राजेनेका लगाने की पॉसिबिलिटी उनके लिए हो जाती है। ऑब्वियसली अब हर इंडिविजुअल सेंटर पे जो तादाद वैक्सीन्स की मौजूद है, ये थोड़ा सा फैसला उसके मुताबिक ही हो सकता है, लेकिन बड़े सेंटर्स के ऊपर ये मौजूद है, और ये बहुत सारे लोग इसमें फैसिलिटेट हो पाएंगे इस प्रोसेस। अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत से लोग जो कि बाहर वैसी बिजनेसेस के लिए ट्रैवल कर रहे हैं या स्टूडेंट्स हैं, हम यूरोप की बात कर रहे हैं, टूरिज्म के लिए माना कि WHO ने साइनोफार्म
साइनोवैक वगैरह अप्रूवल दे दिए, लेकिन ये जो यूरोपियन ब्लॉक है, ये जो मुल्क हैं, ये फिर भी लोगों को सजेस्ट कर रहे हैं कि अगर आपने अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाई तो फिर ये वैक्सीन हैं जो आप लगवाएं। तो क्या पाकिस्तान की ज़्यादातर अवाम ये चाइनीज़ वैक्सीन लगवा चुकी है? इवन मिडल ईस्ट में अगर आप देख लें, यूएई में देखें तो ज़्यादातर साइनोफार्म ही लगाई है। तो ये कोई एफर्ट हुकूमत की तरफ से हो रही है कि जी जब WHO कुछ वैक्सीन को अप्रूव कर चुकी है तो डिफरेंट मुख्तलिफ मुल्क क्यों अपनी रिक्वायरमेंट जो है सामने ला रहे हैं? वैक्सीन डिवीजन बना दी गई है अजीब सी दुनिया तो ये ऐसी कोई बात हो रही है? बिल्कुल हो रही है जी। ये बहुत सीरियस टॉपिक है, इसको मैं लाइट सी उससे नहीं वो करना चाहता, लेकिन देखिए वैक्सीन शुडंट बिकम लाइक फ्लेवर्स ऑफ आइसक्रीम दैट के जी हम पिक एंड चूज। ग्लोबली जो इफेक्टिव वैक्सीन्स हैं उनको ऑथराइज करने का इदारा जो है जिस पे सब एग्री करते हैं वो आलमी इदारा सेहत है, WHO। ये रोल, ये लीडरशिप, ये जगह ही उनकी है और हमारी उनसे बहुत डायरेक्टली बात हुई है। इवन मेरी जो गुफ्तगू हुई है उनके सीनियर लीडरशिप से भी, और वो इस चीज़ में इसको सॉर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशंस है जिसके ज़रिए ये जो ट्रैवल मुमकिन होता है हेल्थ कंडीशंस के साथ, और जो इंटरनेशनल हेल्थ सिक्योरिटी है उसके जो तमाम तरीक़ाकार हैं उनको मुमकिन बनाने का जो फ्रेमवर्क है वो WHO के पास है, और ये उन्हीं की जिम्मेदारी और ड्यूटी है कि इसको मुमकिन बनाएं कि जिन वैक्सीन्स को उन्होंने ऑथराइज कर रखा है वो हर कोई माने, और ये आ जाएगा दिन, ये सिर्फ वक्ती चीजें हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, फाइनली ये भी बता दें कि अगर किसी ने वैक्सीनेशन करवा ली है लेकिन देयर इज स्टिल टाइम के उनको फिर भी एक डिमांड आगे से आ रही है इफ दे हैव टू ट्रैवल कि जी फाइजर हो या कोई और हो, कैन दे गेट अनदर शॉट? मतलब वो साइनोफार्म साइनोवैक कर चुके हो, एक साल के अंदर या कुछ महीने बाद? मैं आइंदा आने वाला ये किस तरह इवॉल्व करता है, देखिए इस बीमारी ने हमारे तमाम प्रेडिक्शन, सारी दुनिया के एक्सपर्ट्स की प्रेडिक्शंस उलट पुलट की हैं, तो क्या ही मैं आपको बता सकता हूँ। लेकिन एक बात बताऊं कि इस वक्त मौजूदा सूरत हाल के अंदर जो बहुत अहम चीज़ है वो ये कि हम ये देखें कि जहाँ ऐसे ममालिक और ऐसे लोग हैं जिनको अभी पहली डोज मुयसर नहीं आई, तो हम थोड़ी फालतू एक डबल प्रोटेक्शन की खातिर दो वैक्सीन लगाने, ये तो मुनासिब नहीं। हाँ, अगर कोई बहुत एब्सोल्यूट नीड है तो उसमें हमें कंसिडर करना चाहिए या देखना चाहिए कि इसके लिए क्या पॉलिसी होगी, लेकिन आज इस वक्त मुझे आपको बताना या अनाउंस करना ज़रा मुश्किल है। ठीक डॉक्टर साहब, आई नो यू हैव टू अटेंड एन NCOC मीटिंग, तो आप उसमें जाइए, लेकिन एट द सेम टाइम हम दोबारा से आपको ये अर्ज करेंगे कि ओवरसीज़ वर्कर्स का जो मसला है इसको सीरियसली टेकअप कीजिएगा। आपने कुछ अहम अनाउंसमेंट्स की हैं, आई होप कि जो जहाँ ये लोग ज़्यादातर रहते हैं इनके इलाकों, इनकी तहसीलों और इनके डिस्ट्रिक्ट्स में भी ये एस्ट्राजेनेका इनके लिए अवेलेबल हो ताकि आसानी हो सके। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। डॉक्टर फैसल सुल्तान हमारे साथ मौजूद थे। तो बड़ी खबर हम आपको देंगे, ब्रेकिंग न्यूज़ फॉर ऑल दोस पीपल जो लोग पर्टिकुलरली सऊदी अरब में काम करते हैं, मेहनत करते हैं, वहाँ पर कारोबार करते हैं, उनके अकाम एक्सपायर होने वाले हैं, वो वापस जाना चाहते हैं। तो डॉक्टर फैसल सुल्तान ने आज जियो पाकिस्तान पे अनाउंस किया है कि अगर आप लोग अपना सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट ले जाएंगे तो अच्छी बात है। किसी भी बड़े वैक्सीनेशन सेंटर से, देखिए हम आपको ये भी बता रहे हैं कि शायद आप जहाँ गाँव में रहते हों, आप किसी कस्बे में रहते हो, आपको वहाँ एस्ट्राजेनेका नहीं मिले, तो आप किसी बड़े शहर का रुख करें। आप मुल्तान जा सकते हैं, आप लाहौर आ सकते हैं, आप कराची में ये वैक्सीन आराम से लगवा सकते हैं। आप अपना डॉक्यूमेंट ले जाएं, जो आपका एम्प्लॉयर सर्टिफिकेट हो या कामा हो या कोई भी ट्रैवलिंग डॉक्यूमेंट हो, आप वो ले जाएं। जिस पे वीजा लगा हो, जिस पे वीजा लगा हो, वर्किंग वीजा हो, आप वो ले जाएं। और आप अगर 40 साल से कम भी हैं तो आपको एस्ट्राजेनेका लग जाएगी। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपका जो एक्सेप्टेंस लेटर होता है जिस यूनिवर्सिटी में भी आप जा रहे हैं, आप वो भी रखें। बेसिकली कहने का मतलब है बिफोर यू वेंचर आउट, वो सही वैक्सीन लगवाने के लिए जो आपको एबल करेगी वहां पहुंचने के लिए, उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन आपके पास प्रॉपर हो तो ये काम हो भी जाएगा। और अभी मुझे लगता है कि इसमें इनिशियली कुछ दिन मुश्किलात भी आती हैं लोगों की, अभी ऑर्डर्स पास होते हैं तो उसमें लोगों को इन्फॉर्म्ड भी नहीं होते। सो अगर फिर भी आपका ये मसला हल ना हो तो वी ऑलवेज है। कैन आई जस्ट बिफोर वी टेक अ ब्रेक से कि हुकूमत बहुत कुछ कर रही है, मतलब लिटरली जिस तरह हमारी वैक्सीनेशन ड्राइव चली है उसकी तारीफ होनी चाहिए। फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीनेशन लग रही है, तो आवाम भी थोड़ा सा ताउन कर ले। थोड़ा सा मुश्किल है बट कलेक्ट योर डॉक्यूमेंट्स, यू विल हैव टू ट्रैवल, लेकिन इंशाल्लाह फिर आपकी ये प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व भी हो जाएंगी जिस तरह के डॉक्टर फैसल सुल्तान ने बताया। ये जो ओवरसीज एम्प्लॉयज का मसला है, आई होप कि ये सॉर्ट आउट हो जाए, लेकिन फिर भी अगर नहीं होता तो आज जियो पाकिस्तान TV हमारा ट्विटर हैंडल है जिस पे आपने पहले हमें लिखा, हमने ये इशू टेकअप किया और वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू आउट। थोड़ी सी कोविड की सिचुएशन आपको अपडेट भी देना चाहते हैं। वैसे तो हमारी जो टेस्टिंग है वो कुछ हज़ार कम भी हो गई है, लेकिन राइट नाउ द फिगर्स दैट वी हैव, जो कि NCOC के दिए हुए फिगर्स हैं, वो हैं जी पिछले 24 आवर्स में अगर देखा जाए तो डेथ्स ड्यू टू कोविड हैं 59,
59 डेथ्स हैं, ऑलमोस्ट 60 कर लें आप। और न्यू केसेस जो हैं वो पहले हम हज़ारों की बात करते थे, अब जरा हंड्रेड्स में चला गया है। दैट इज़ 838 एंड थैंक गॉड कि ये 1000 से नीचे आया है फिगर। लेकिन थोड़ा सा मेरे दिमाग में अब्दुल्ला ये बात ज़रूर थी कि क्या ये फिगर इसलिए नीचे आया क्योंकि हमने टेस्टिंग नहीं थोड़ी सी कम आपको की पता है जब ज़्यादा केसेस रिपोर्ट होते हैं, सिम्टम्स ज़्यादा होते हैं तो लोग टेस्टिंग कराना चाहते हैं ना, जाहिर है। जब हज़ारों में हमारे केसेस रिपोर्ट हो रहे थे तो टेस्टिंग भी उसी हिसाब से हो रही थी, क्योंकि एक वबा अपनी पीक पर पहुंची हुई थी। लेकिन एट द सेम टाइम हमें ये भी मद्देनज़र रखना चाहिए कि एक ऐसा मुल्क जिसमें आपको पता है ये एक आदमी की एवरेज इनकम क्या है, और उसमें अगर 6,500 रुपये का कोविड का टेस्ट होगा तो कितनी ही कोई टेस्टिंग करा सकेगा। सो वी नीड टू कीप दिस रियलिटीज़ इन माइंड एज वेल कि क्या सूरत हाल है। अगर 25, 30, 50 हज़ार रुपये भी किसी शख्स की तनख्वाह है, मैं कहता हूँ 1 लाख रुपये भी किसी शख्स की तनख्वाह है, तो वो घर के 3 अफराद के 1 महीने में टेस्ट नहीं करवा सकता, क्योंकि अगर वो टेस्ट करवाएगा ये PCR टेस्ट पर्टिकुलरली, तो वो बिजली का बिल। अच्छा, ये भी बड़ी स्ट्रेंज है ना कि अब ये 1.5 साल हो गया है कोविड को, ये हमारे टेस्ट जो है सस्ते क्यों नहीं हुए? मतलब जहां आपको पता है, खैर एनीवे, बट यू नो पूरी दुनिया में particularly all those who have traveled during this COVID period, तो वो यही बताते हैं, चाहे टर्की कर लें, चाहे मालदीव्स या और भी करके दुनिया के, मुझे अमेरिका की नहीं पता क्या सूरत है। But having said that, आपको पता है कि हुकूमती अस्पतालों में और क्लिनिक्स में फ्री टेस्ट भी होते हैं। मतलब ऑफ कोर्स you can pay if you want it to get done quickly, तो वरना फ्री भी हो रहे हैं। इस वक्त पॉजिटिविटी रेट जो मुल्क में चल रही है वो आपको बता दें 2.39 and we have seen in 20s as well। तो हम बड़ी मुश्किलों से, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ कंट्रोल ज़रूर हुई है। लेकिन इसको कंट्रोल रखने के लिए हम सबको अपना किरदार अदा करना होगा। कर रहे हैं ना, इसीलिए तो कंट्रोल हुआ है। अब डांटना नहीं है। नहीं डांटना नहीं, मैं फिर से ये कह रहा हूँ कि एक दफ़ा फिर जब हमारा सिलसिला कुछ कम होता है कोरोना वायरस का, लोग बेहतियाती शुरू कर देते हैं, लोग उसी तरह घुलने मिलने लगते हैं। घुले मिले भी, मैं तो कहता हूँ अब ये भी बात साबित हो गई है कि अगर आप घुल मिल भी रहे हैं और आपने बस मास्क की एहतियात की हुई है, इफ़ यू आर वैक्सीनेटेड, अगर आपने मास्क की एहतियात की हुई है और मास्क पहनकर आप पुरहुजूम जगहों पर, जहां पुरहुजूम का हम लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, हम मार्केट जा रहे हैं, बैंक जा रहे हैं, काम पे जा रहे हैं, वहां पर्टिकुलरली मास्क की एहतियात करें। आपको घर में अपने कोई मास्क पहनने या अगर एक दो कोई दोस्त आए हुए हैं या कोई बहन भाई आए हुए हैं घर पे आपसे मिलने के लिए, तो आप यू कैन टेक दैट लेवरेज। आई एम श्योर यू गाइज नो दैट, जस्ट इसको ज़रा आप याद रखें, वरना भूल भी जाते हैं ना। लगता है कभी कभार फीलिंग होती है कि सब ठीक हो गया, सब ठीक की तरफ इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता हम वी आर गेटिंग देयर। I don't know, the tune sounds very familiar, तो हम फराज से पूछेंगे कि क्या किसी और गाने से इंस्पायर्ड थे या फिर आगे चलकर गाना थोड़ा सा चेंज हो जाता है। कितने अल्फाज बहुत इंपॉर्टेंट, बिल्कुल, और जिस चीज़ के लिए आपने गाना लिखा होगा या गा रहे हैं, बट एनीवे ये सारी वो बातें हैं जो कि हम फराज से खुद ही करेंगे, इसलिए आज हमने 3 पॉइंट इनवाइट किया है। न्यू वोटर्स की हम कुछ बात कर रहे थे, तो इफ़ यू वांट तो हम शुरू कर सकते हैं और आपको बताएं कि अगले आम इंतखाबात में जी क्या होने वाला है। अगले आम इंतखाबात में नौजवान वोटर्स की बड़ी तादाद का इजाफा होने जा रहा है। अच्छा, इट वाज अ सरप्राइज फॉर मी टू बी ऑनेस्ट। जियो के हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं हुमा कसीम सईद, उनकी रिपोर्ट मैंने देखी एंड देन वी सॉर्ट ऑफ टुक अप दिस इशू कि 31 मिलियन 3 करोड़ 10 लाख नए वोटर्स विच आर सर्टेनली यूथ वो इस दफ़ा हक इस्तेमाल करेंगे। एक दफ़ा फिर आपको बताएं कि मरदमशुमारी के मुताबिक 2023 के इंतखाबात तक 3 करोड़ से ज़ायद नौजवानों को हक राय दही मिल जाएगा और यही नौजवान नए इंतखाबात में गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। नंबर देखें ना कितना ह्यूज है, और मुख्तलिफ इंतखाबी इस्लाहात की आवाज़ें तो उठती रहीं, लेकिन नौजवानों की सियासी तरबियत के लिए कोई हिकमत अमली नज़र नहीं आ रही। तलबा जो स्टूडेंट तंजीमें हैं उन पर तवील पाबंदी से मुल्क को सियासी लीडरशिप और नौजवानों को सियासी शऊर फराहम करने का सिलसिला पहले ही रुक चुका है, विच इज़ क्वाइट कंसर्निंग। और शुरू में तो आपको पता है कि इस सिलसिले में यूनिवर्सिटी ने बाकायदा पाबंदी लगाई हुई थी, और अब अगर अनाउंस पाबंदी नहीं है तो ये सिलसिला वो होने नहीं देते हैं। नौजवानों की सियासी रहनुमाई का वाहिद जरिया सोशल मीडिया लिटरली बन के रह गया है, जो अफसोस की बात है क्योंकि वो जो सियासी तरबियत कैंपसेस में होती थी, जिस तरह से डेमोक्रेटिक सिस्टम को स्टूडेंट्स समझते थे, जिस तरह डिबेटिंग सोसाइटीज़ या स्टूडेंट्स यूनियन का कॉन्सेप्ट था, वो किसी वजह से होता है ताकि ये ग्रास रूट लेवल से, ये इस एज से जमहूरी प्रोसेस को समझें
पढ़ें और उसके बाद बड़े मंजरनामे में अपना किरदार अदा करें। देखिए, इसमें बहुत ज़बरदस्त किस्म की टीचिंग्स होती हैं। जैसे सबसे बड़ी टीचिंग जिसकी बिल्कुल हम कहते हैं ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गई है हमारे सियासी निज़ाम में, वो तनकीद को बर्दाश्त करना। जब आप स्टूडेंट यूनियंस और उस सतह पे आप एक मुकाबला करेंगे या फिर नहीं, अगर तो आप स्टूडेंट यूनियंस हो, करने दें डिबेट्स उनको आपस में, ताकि उनका बर्दाश्त जो है भरे। उसके बाद जब वो जाते हैं और इलेक्ट हो जाते हैं और पार्लियामेंट तक पहुंच जाते हैं, उसकी उस वक्त उनके अंदर कोई बर्दाश्त नहीं। अच्छा, अब हम ये चाह रहे हैं कि ये 18 साल के नौजवान हैं, इनका ज़ाहिर है सियासी शऊर, हम चाहते हैं, हम ये बात यहाँ ये करना चाहते हैं कि इनमें सियासी शऊर हो और इनको हम फैसिलिटेट कर सकें। जब इनकी यूनिवर्सिटी दरसगाहों में वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस होगा ही नहीं, तो ये कैसे उस सिस्टम को समझेंगे? क्योंकि वाहिद जरिया फिर सोशल मीडिया रह जाएगा फैसला करने के लिए कि अच्छा ये बुरा, ये ठीक है या ये अच्छा है। तो सोशल मीडिया पे आपको पता है ये किस किस्म के हालात, बड़ी डबल एज स्वॉर्ड है, जहां आप उसका बहुत अच्छी तरह बड़े मुस्बत तरीके से फायदा उठा भी सकते हैं, उसके नुकसानात तो आपको बड़ी अच्छी तरह पता भी हैं। सो इट्स अ डबल एज स्वॉर्ड। अच्छा, यासिर पीरज़ादा है हमारे साथ मौजूद और हम ज़रा इंस्पायर्ड भी रहते हैं इनकी गुफ्तगू से और सीनियर सहाफ़ी भी हैं। यासिर साहब, मरदमशुमारी के मुताबिक अगले इंतखाबात मुकर्रर वक्त यानी 2023 में हुए, जो कि होपफुली होंगे, तो ऑलमोस्ट 3 करोड़ 10 लाख वोटर्स नए होंगे। बड़ा नंबर है नौजवानों का। कितना बड़ा फैक्टर बन सकते हैं सबसे पहले तो ये मुल्क की सियासत में मंजरनामे की तब्दीली का? ये जो एज होती है, जो उम्र होती है, ये बिल्कुल उससे मुख्तलिफ है जिस उम्र में इस उम्र में बंदा इतना भी मैच्योर नहीं होता, लेकिन बहरहाल बालिग राय दही जो है वो इसी का नाम है। और ये जो लड़के लड़कियां हैं, ये मेरा ख्याल है पाकिस्तान को एक बड़ा ही स्मार्ट और जदीद मुल्क देखना चाहते हैं। तो इनके वोट्स को अट्रैक्ट करने के लिए मेरा ख्याल है सियासी जमातों को एक खसूसी काविश करनी पड़ेगी। ये वो रवायती जो एक तर्ज सियासत है ना हमारे यहाँ, उससे ये लोग, ये बच्चे इम्प्रेस नहीं होंगे, उससे मुतासर नहीं होंगे। मिसाल के तौर पे ये जो एक रिवाज है ना कि जी हमारे यहाँ सियासत का कि मतलब ज़्यादातर जो सियासत घूमती है कि वो किसी के घर जाके फातिहा खानी कर ली, किसी के शादी में जाके शिरकत कर ली, तो ये इस तरह के जो मतलब ठीक है, मैं इसके ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन ये जो लड़के नौजवान नस्ल है ना, ये इससे कुछ बियॉन्ड सोचती है। तो ये सोचना पड़ेगा सियासी जमातों को कि इन वोट, और अगर इन चीज़ों को हम साइड पे भी अगर रख दें तो ये समझ लिया जाए कि नौजवानों के दिल जीतने वाला इलेक्शन भी जीत जाएगा। मतलब ये क्या हम इस बात पे आ जाए, या फिर आगे हम ये देखें कि उन्हें ऐसी क्या ऑफर दें कि नौजवान जो है वो वोट देने पर मजबूर हो जाएं? तो ये भी एक सोच है। क्या चीज़ है जो नौजवानों को माइल करेगी किसी भी एस्पायरिंग पॉलिटिशियन के लिए? असल में ये नौजवान जो है ना, इनका एक्सेस जो है हम सब का भी बैरूनी दुनिया तक है बज़रिया इंटरनेट और ये मोबाइल फ़ोन वगैरह, जो कि आज से 10, 15, 20 बरस पहले इस तरह से नहीं हुआ करता था। लिहाजा ये जो नस्ल है, इसने अपना कंपैरिजन जो है, मुवाजना जो है, वो तरक्की याफ्ता ममालिक से करना है। और वहाँ पे जब ये ख़बरें पढ़ते हैं या उनका वो सिस्टम देखते हैं जो बड़ा इनको अट्रैक्ट करता है, और उसमें अट्रैक्शन है भी, तो लिहाजा वो यही चाहते हैं, और ये बड़ी जायज़ ख्वाहिश है कि हमारा मुल्क भी उसी तरह का हो जैसे हम ये नॉर्वे, स्वीडन, अमेरिका, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया के मनाजिर देखते हैं, जहाँ पर अगर एक कोई जानवर भी किसी गाड़ी के नीचे आ जाए तो उसकी ज़ख्मी उस जानवर के लिए भी एम्बुलेंस उसी तरह आ जाती है जैसे कि किसी इंसान के लिए आए। लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ जो है वो इंसानी जान की वैल्यू नहीं है, कानून की कदर नहीं है, और इसकी बहुत सारी वजूहत हैं जिन पर हम गाहे बगाहे बहस करते रहते हैं। तो इन नौजवानों को भी उसी किस्म का पाकिस्तान चाहिए जैसा हमें और आपको चाहिए। तो फ़र्क सिर्फ ये है, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया, कि इनकी जो सोच है, जदीद सोच, उसको सामने रखना होगा, और वो रवायती जो तर्ज सियासत है उससे जान छुड़ाकर इनको आपको अट्रैक्ट करना पड़ेगा। अच्छा यासिर साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि जब नौजवान नस्ल हुक्मरानी के फैसलों में गेम चेंजर साबित हो सकती है, तो ये भी देखना पड़ेगा कि इनको जमहूरी प्रोसेस की सूझबूझ है, ये इनकी सियासी तरबियत हो रही है और छोटी उम्र से ये सारे प्रोसेस को समझ रहे हैं, देख रहे हैं। अब आपको पता ही है हमारे यहाँ स्टूडेंट पॉलिटिक्स या स्टूडेंट्स यूनियन की अदम मौजूदगी में नौजवानों को कैसे समझा जाए कि वो सियासी सूझबूझ इनमें पैदा हो गई है कि ये दुरुस्त फैसले ले सकें या ये इन्फॉर्म्ड फैसले ले सकें एटलीस्ट। ये बड़ा अच्छा सवाल है आपका। मेरा ख्याल है कि ये बिल्कुल उस तरह की समझबूझ शायद उनमें पैदा नहीं हो रही नौजवानों में जैसी कि हम उनसे उम्मीद रखे बैठे हैं।
और उसकी वजह यह है कि हमारे यहाँ सियासत को एक गाली बना दिया गया है। आप ये देखें ना कि कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में तलबा तंजीमों पर बैन है, और बैन तो किसी पाबंदी तो किसी ऐसी चीज़ पर लगाई जाती है जो कि अच्छी ना हो। तो जब आपने पाबंदी लगाई हुई है, इसका मतलब है कि ये चीज़ को अच्छी नहीं है। यानी यहाँ से तो आप उनके जहन की नशोनुमा करते हैं कि सियासत जो है इस पर पाबंदी है, लिहाजा ये आपके लिए नहीं है। तो इस माहौल में जब ये लड़के लड़कियाँ परवरिश पाते हैं, कॉलेजों में पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, और वो सारी दास्तानें सुनते हैं किरदार कुशी की और वो सो कॉल्ड करप्शन की, जिसमें करप्शन होती भी है या नहीं भी होती, तो फिर वो उनके दिमाग में ऐसी ही तस्वीर उभरती है कि ये कोई बेहुदा सा काम है, और लिहाजा इससे हमें कुछ ज़्यादा इस पॉलिटिक्स में हिस्सा लेकर हमें कुछ ज़्यादा फ़ायदा भी नहीं होने लगा। तो एक मायूसी भी उनमें बाय डिफ़ॉल्ट जन्म ले लेती है। तो मैं इससे बिल्कुल एग्री करता हूँ कि ये जो उनकी सियासी तरबियत जो है वो बिल्कुल दुरुस्त नहीं हो रही, लिहाजा उनको इस सही रास्ते पर लाने के लिए जो तलबा तंजीमें हैं कॉलेजों में और यूनिवर्सिटियों में, उन पर से पाबंदी हटानी होगी। बाकी रह गया ये आर्गूमेंट के वहाँ से तशद्दुद जन्म लेता है, तो तशद्दुद तलबा तंजीमों से जन्म नहीं लेता, वो तो लाकानूनियत से जन्म लेता है। तो एक चीज़ जो है उसकी आड़ में आपने एक जायज़ चीज़ पर पाबंदी लगा दी जो किसी तौर भी मेरा ख्याल है दुरुस्त नहीं है। बहुत शुक्रिया, आप यासिर पीरज़ादा साहब हमारे साथ मौजूद थे। मैंने पहले कहा कि दुरुस्त फैसले, दुरुस्त इज़ अ रिलेटिव टर्म, इसलिए इन्फॉर्म्ड फैसले इन नौजवानों के लिए लेना बहुत ज़रूरी है। और टू बी ऑनेस्ट, सोशल मीडिया की इंफॉर्मेशन के बेसिस पे ये फैसले कितने ही ठीक साबित हो सकते हैं। और मैं आपको एक बात बताऊं, क्योंकि ये अभी हमें भी पिछले आई थिंक ऑलमोस्ट 10 सालों में, जब से सोशल मीडिया पाकिस्तान में, तो पिछले कितने साल कहेंगे आप, 10 ही होंगे ना, कि लोग ज़रा एक्टिव होना स्टार्ट हुए एंड एवरीथिंग, हर चीज़ एवरीथिंग इज सीन इन अ नेगेटिव लाइट। वो इवेंचुअली सोशल मीडिया के निचोड़ से जब निकलती है तो नेगेटिव हो जाती है, बी एट सियासतदान, बी एट इवन वो जो एक टर्म दिया जाता है ना, एनीबडी दैट यू सी ऑन टीवी, मीडिया वाले। मुझे इस टर्म से बाय द वे बहुत नफरत हो चुकी है, बिकॉज कोई भी चीज़ आपको टीवी पे नज़र आ जाएगी ना तो मीडिया वाले में चली जाएगी, विदाउट डिफ्रेंशिएटिंग कि वो कोई सहाफ़ी है, वो कोई एंकर पर्सन है, वो कुछ अदाकार भी हो सकते हैं, डिफरेंट फील्ड्स हैं ये सारी। और भाई सोशल मीडिया तो हम सभी इस्तेमाल करते हैं, तो मीडिया वाले तो फिर हम सभी सारे ही हो गए ना, फिर तो हम मीडिया, क्योंकि सोशल मीडिया है ना, एसएम सोशल मीडिया, तो सारे आप लोग भी हो गए मीडिया वाले। तो दैट इज मेरा ख्याल है, यू आर वेरी राइट, लेट सोशल मीडिया नॉट बी अ यूनिवर्सिटी जिससे हम सीख के आगे जाएं, दैट इज नॉट वेरी गुड। और ये जो है ना, जाहिर है हम चाहते हैं कि नौजवान क़यादत सामने आए। ये जो सियासत के साथ जुड़े स्टिग्मा हैं या सियासतदानों को गाली देने का जो ट्रेंड है ना, ये भी ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि जाहिर है अल्टीमेटली कोई और हमारे पास अल्टरनेटिव हल तो नहीं है। दिस इज़ हाउ द कंट्री इज़ गोइंग टू बी रन फॉर द नेक्स्ट 100,000 ईयर्स, 2000 ईयर्स। यही एक जमहूरी निज़ाम है, इसी पे सब मुत्तफ़िक हैं। तो जाहिर है कि नौजवानों की सियासी तरबियत बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैं तो कहता हूँ कॉलेज और यूनिवर्सिटी नहीं, स्कूलों की सतह से ये सिलसिला शुरू होना चाहिए, ताकि फिर यूनिवर्सिटीज़ में और कॉलेजेस में वो तशद्दुद का जो अंसर है ना वो भी खत्म हो जाएगा। क्योंकि जब 5वीं क्लास या 6ठी क्लास से बच्चा ये प्रोसेस करता हुआ आया होगा, और वहाँ पे मुख्तलिफ हाउसेस होते हैं ना, उनमें भी हमारे यहाँ तो होते थे इलेक्शंस वगैरह, फिर आप मतलब पहली बार आप अपने स्कूल में क्लास में मॉनिटर बनते हैं, मतलब दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड टीच यू अलाउड। उसके बाद अब वो हेड बॉय हेड गर्ल इस किस्म की सिचुएशन भी होती थी, इलेक्शन होने चाहिए उसके लिए। तो ये सारी चीज़ें रिवाइव होनी चाहिए, ताकि ऑलरेडी एक छोटे लेवल पे एक उस पे लोग, बच्चे जो हैं, यंग स्टूडेंट्स जो हैं, उनको एक्सपीरियंस हो how these things are done। बड़े अरसे से अब हम ये काम जब हो रहा है तो सोच रहे हैं कि एक काम इससे पहले क्यों नहीं हुआ, और वो है कि एक प्लेटफॉर्म ऐसा हो जिस पे तमाम प्राइवेट चैनल्स और इदारे जो भी काम करते हैं, चाहे वो ड्रामा करते हैं या गाने बना रहे हैं या फिर फिल्में जो इंडिपेंडेंटली लोग रिलीज कर रहे हैं, वो किसी एक ग्रुप के तहत अवार्ड्स का एहतमाम ना किया जाए, या फिर कोई नेटवर्क हाँ, कोई ऐसा अवार्ड हो जिसकी हैसियत वाकई ऐसी हो जिसको अक्रॉस द बोर्ड सब माने। लेकिन आपको पता ही है, ऐसा लगता है कि एक ही शख्स है पाकिस्तान में जिसका एक काम करने का इंतजार किया जा रहा था, और अल्टीमेटली वो हैं कराची आर्ट्स काउंसिल के करता रहता अहमद शाह साहब। लेकिन एक्चुअली स्टोरी क्या है ये हम शाह साहब से पूछते हैं। शाह साहब, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू फॉर कमिंग है शाह साहब। शाह साहब, इतनी मतलब है कि हम सोचते ज़रूर थे कि हर नेटवर्क अपने स्टाइल अवार्ड्स हो गए या अपने अवार्ड्स कर रहा है, और फिर कोई मुख्तलिफ
मल्टीनेशनल कंपनियां भी अवार्ड कर रही हैं, वो भी बड़े स्पेसिफिक लोगों को चुन के अब ये बातें वाजे होना स्टार्ट हो गई हैं। अच्छा, मैं तो अभी इस कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ना चाहता। मैं ये चाहता हूँ कि पहली बात तो ये है कि ये चैनल्स हमारे पड़ोसी मुल्क में हिंदुस्तान में भी जी अवार्ड भी हुआ और सोनी अवार्ड भी हुआ। उससे पहले तो मैगजीन अवार्ड करते थे, जैसे आईफा या 75 साल से फिल्म फेयर हो रहा है, बहुत बड़ा अवार्ड है, लेकिन वो एक मैगजीन था, वो खुद पार्टी नहीं था, वो सबको करता था। लेकिन द मोस्ट ऑथेंटिक अवार्ड इज नेशनल फिल्म अवार्ड एंड नेशनल अवार्ड फॉर ड्रामा, जिसके पीछे एकेडमी है और वो खुद कॉम्पिटिटर नहीं है। तो काफ़ी दिन से मैंने सोचा था, ये फवाद चौधरी साहब जो पिछली बार इंफॉर्मेशन मिनिस्टर बने थे और फिर 2 सापा बाद में आ गई थी, तो उस वक्त भी हमने प्लान बनाया था कि ये हमें ऐसे शुरू हुआ कि इन्होंने मुझे वहाँ इस्लामाबाद बुलाया कि मैं चाहता हूँ कि एक यूनिवर्सिटी बने परफॉर्मिंग आर्ट की और इसकी। तो मैंने इनका सारा स्टाफ देखा जो सरकारी अफसर थे 20-21 ग्रेड के। तो मैंने कहा भाई इस स्टफ़ के साथ तो आप ये नहीं बना सकते। आपको भी पता है, मुझे भी, कि सारी दुनिया में ये जो परफॉर्मिंग आर्ट की जो फैकल्टीज़ होती हैं वो किस तरह की होती हैं, वो लोग कैसे होते हैं उनका। तो खैर एक कुछ था कि हम मिलके इसको करेंगे। तो उसके बाद फिर ये हो गया। तो अभी वो कराची तो खैर अपने दौरे पे आए थे, लेकिन वो आर्ट्स काउंसिल भी आए। तो ये प्रपोज़ल पहले से हमारे जहन में था, आधे सेकंड में उन्होंने इसको ओके कर लिया। अब इसकी क्रिएटिव साइड, ज्यूरी बनानी है, ये सारे काम जो बुनियादी काम हैं, ये बहुत मुश्किल तरीन टास्क है पाकिस्तान में। सुबह सुबह हर आदमी उठ के सोचता है कि उसके खिलाफ कोई साजिश हुई है, तो वो आप पे इल्ज़ाम लगा देता है कि ये हुमा ने मेरे खिलाफ साजिश कर दी है। तो इसके लिए थोड़ा बहुत होगा, और ये मुझे लगता है ये टीवी अवार्ड फिर भी चलते रहेंगे, ये जो चल रहे हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, एंटरटेनमेंट के लिए कल से जितने लोगों ने मुझे टेलीफोन किया, एक आर्टिस्ट को जब नेशनल अवार्ड मिलता है और किसी चैनल का अवार्ड मिलता है, तो वो जो उसकी डिग्निटी और उसकी प्रेस्टीज वो जो ऑनर फील करता है ना, उसका कोई वो नहीं। अच्छा, तरीकाकार क्या, एक मिनट समझने दें थोड़ा सा। हुमा, सॉरी, आई एम सॉरी, कि इसमें तमाम टीवी चैनल्स जो प्राइवेट भी हैं और इसमें मे भी सरकारी भी आ सकता है, और फिल्में और गाने, क्या होगा, कौन कौन कम्पीट करेगा, क्या होगा? देखें, टीवी खुद अपने प्रोडक्शन हाउस भी चलाते हैं और एक इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर है जो बना के टीवी को बेचता है। तो मतलब जो भी ड्रामा जो चल चुका, यानी जो अभी डब्बे में, उसको हम शामिल नहीं करेंगे। जो चल गया टीवी पे, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। तो टीवी ज़रा ज़्यादा लेंदी और डिफ़िकल्ट टास्क है, लेकिन उसको उस तरह हम ये करेंगे कि हम 1500 किस्म के ड्रामे देखने में इंटरेस्टेड नहीं होंगे। हम जो मेजर चैनल है उनसे तो ये कहेंगे कि अपने 3 या 5 ड्रामे जो आपके बेस्ट ड्रामे हैं वो दे दें। अदरवाइज जो इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर है फिल्म का भी, वो डायरेक्टली अपने आप को वो करेगा, रजिस्टर करेगा। शाह साहब, ज्यादा लोग मेरा ख्याल इंटरेस्टेड होंगे कौन ज्यूरी है, बिकॉज हमेशा जब उंगलियां उठती हैं ना तो फेवरेटिज्म की बातें ना, वो ज्यूरी पे आके खत्म होती है। तो ये कौन है? सबसे मुश्किल टास्क इसमें यही है कि ज्यूरी कौन है। और मैं ये चाहता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, आर्ट्स काउंसिल खुद इसमें 0 से होनी चाहिए इनकी। अच्छा। और इस मुल्क में, बल्कि मैं तो ये भी सोच रहा हूँ कि पहले जब यहाँ कारा फिल्म फेस्टिवल होता था तो उसमें इंटरनेशनल ज्यूरी भी होती थी। मतलब यस, कोई पोलैंड का बड़ा फिल्म मेकर, कोई ईरान का, कोई सिनेमाटोग्राफर, जो असल में फिल्म जो है ना, ये है कोलैबोरेटिव मीडियम। तो फिल्म तो बन गई, अब बहुत हिट हो गई या नहीं हुई, इसकी सिनेमाटोग्राफी कैसी थी, इसकी कलर ग्रेडिंग कैसी थी, इसके प्रोडक्शन कैसी थी, इसके लिए हमारे पास भी लोग हैं, लेकिन हम एक इंटरनेशनल ज्यूरी भी, और एवरीबडी विल वर्क विद मी। हसन जैदी करता था कारा, मतलब ही इज ऑल्सो। जितने अच्छे लोग, जो फंड्स के ना होने की वजह से बहुत सी चीज़ें बीच में रुक गई थी, तो मैं सबको ऑन बोर्ड लूंगा। अच्छा, फाइनली शाह साहब, टाइम कम है, पहले नेशनल अवार्ड्स के बारे में सोचा जाए, कब होंगे? अच्छा, इस पे जो उन्होंने कहा कि दिसंबर, लेकिन उस वक्त हम चलते चलते बात हुई, तो उस वक्त मेरे जहन में भी नहीं आया, उनके भी नहीं आया कि पिछले 1 साल से फिल्म रिलीज नहीं हुई है। तो हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो हम पिछले 2 साल के अवार्ड कर दें क्योंकि 1 साल से फिल्म नहीं हुई, या ये अवार्ड के इसको थोड़ा सा हम आगे लेके जाएंगे, मे बी फरवरी और मार्च। राइट। हाँ। और मेरा ख्याल है कि पहले जो, इससे जाहिर है आपको पता है हमारी फिल्में तो इतनी आती नहीं है, जो इससे पहले जो 1 साल में जो फिल्में रिलीज हुई हैं उनको भी आपको शामिल अभी अब्दुल्ला 27 फिल्में तैयार पड़ी हुई हैं। जी बिल्कुल। तो होपफुली एक ऐसी रिवायत डालेंगे, और हमें भी लोग ट्रस्ट करते हैं किसी खास आदमी की बात। हमारा माजी जितना भी हमने काम किया है, आज तक किसी ने उंगली नहीं उठाई है कि हमने कोई
बेईमानी की कोई सूरत याद जबरदस्त काम रखिए। कर रहे हैं शाजी, शाह आप साहब, and जबरदस्त this काम is- कर रहे हैं। आपके तो स्टूडियोज भी शानदार है जो आर्ट्स काउंसिल में आपने बनाए हैं, एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दीज नेशनल अवार्ड्स। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। अहमद शाह हमारे साथ मौजूद थे। दिस इज एक्साइटिंग क्योंकि ये वरना हमेशा यही होता है कि जी ये फेवरेटिज्म है, ये इस चैनल का और ये इस नेटवर्क का है, बट दिस इज गोइंग टू बी कंबाइंड See you एवरीथिंग। tomorrow. Have a great day. Have a safe day.